हेलो एवरीवन, जैसे आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यार हाँ, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वैसे आज हम बेसिक क्लियर करेंगे, ठीक है, जो कि अक्सर आपसे पूछे जाते हैं और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यार हाँ, वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना होगा जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले जितने भी जो नए स्टूडेंट है उनसे स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीन्स किस पर स्थित होते हैं। अब यार हाँ, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आपको साथ साथ कमेंट करता रहना होगा। अब यहाँ अगर आप कमेंट करोगे तो इससे आपका बेनिफिट ही होगा, कोई लॉस नहीं होगा। अगर आप साथ साथ कमेंट करते रहोगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और जो क्वेश्चन आप क्लियर करोगे वो भी आपको साथ साथ याद होते जाएंगे। इसलिए यहाँ जितना कोशिश हो सके आप लाइव चैट करिए। अगर लाइव चैट में आप नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो साथ साथ कमेंट करते जाइए, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिन किस पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि गुणसूत्रों पर, केंद्रिका पर, अंतः पृथ्वी जालिका या फिर केंद्रक झिल्ली पर। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ अगर हम बात करते हैं जीन्स तो ये स्थित होते हैं गुणसूत्रों पर। कौन सा है राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पौधों की कोशिका झिल्ली होती है, अर्थात यहाँ पारगम में होती है, अर्धपारगम में होती है, चयनात्मक पारगम में होती है। ये आपको पहचाना है कि जो पौधे में जो कोशिका झिल्ली होती है ये होती क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना होगा। तो अगर हम बात करते हैं रहा कि पौधे की जो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली तो ये क्या होती है? अर्धपारगम में होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। याद रखना, अर्धपारगम में होती है मतलब सेमी परमिएबल होती है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है टमाटर का लाल रंग का कारण क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है कारण तो कौन सा होता है? पिगमेंट, या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए। यहाँ पर आपसे पूछा है टमाटर का लाल रंग का कारण होता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस शो कर रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट के सेक्शन में बताना होगा। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है लाल रंग का कारण, ठीक है। आप सभी को पता है कि लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। इतना तो आप जानते हो सभी कि लाइकोपिन के कारण होता है। मतलब ये लाइकोपिन होता क्या है, ठीक है। अगर आपने ये पढ़े हैं, ठीक है, ये वर्णक अगर आपने पढ़े होंगे तो आपने सही से राइट आंसर बताया होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं, ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट होते क्या हैं, अर्थात वर्णक होते क्या हैं, ठीक है। अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपने गलत किया है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि टमाटर का लाल रंग का कारण क्या है ऑप्शंस के तौर पर, तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ क्रोमोप्लास्ट होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो लाइकोपिन होता है, ये लाइकोपिन किसी का भाग होता है? यहाँ क्रोमोप्लास्ट का ही होता है, ठीक है। यहाँ क्रोमोप्लास्ट के एग्जाम्पल के तौर पर लाइकोपिन आता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में लाइकोपिन नहीं देखने को मिल रहा है या फिर क्रोमोप्लास्ट अगर आपको देखने को मिल रहा है, उसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? क्रोमोप्लास्ट होगा। क्योंकि यहाँ क्रोमोप्लास्ट की जो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं वो यहाँ लाइकोपिन को हम ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि निषेचन झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा सहायता से होता है, फिर किसके द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि ओक्रोसोम से, पितक से, वलकुट कणों से या फिर पुटक कोशिकाओं के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं निषेचन झिल्ली तो इसका जो निर्माण होता है ये होता है पुटक कोशिकाओं के द्वारा। किससे होता है? पुटक कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये होते क्या हैं, वास्तव में होते क्या हैं एंजाइम, अर्थात यहाँ एंजाइम जो बनते हैं ये किन के कणों से आपस में मिलजुल कर बने होते हैं? विटामिन से, प्रोटीन से, वसा से या फिर कार्बोहाइड्रेट से? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एंजाइम क्या होते हैं। विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होती हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं एंजाइम तो एंजाइम क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन होते हैं। याद रखना, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एंजाइम, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सबसे पहले कौन से पादप हार्मोन की खोज हुई थी, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है यहाँ सबसे पहले कौन से पादप हार्मोन की खोज की गई थी, ठीक है। आपको ये तो पता होगा कि यहाँ एब्सिसिक अम्ल भी होता है, जिब्रेलिन भी होता है, एथिलीन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सबसे पहले किस हार्मोन की खोज की गई थी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जिसकी खोज की गई थी वो कौन सा होता है? यहाँ जिब्रेलिन होता है। कौन सा था? जिब्रेलिन था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ जिब्रेलिन की खोज
किसके द्वारा की गई थी? तो कुरोसावा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कुरोसावा के द्वारा की गई थी। और अगर हम बात करते हैं कि किससे की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी यहाँ जिब्रेलिन फ्यूजिकोराई नामक कवक से की गई थी। याद रखना, अगर हम बात करते हैं कि किसके द्वारा की गई थी, तो कुरोसावा के द्वारा की गई थी। किससे की गई थी? तो इसकी जो खोज की गई थी ये की गई थी जिब्रेलिन फ्यूजिकोराई के द्वारा की गई थी। किसकी सहायता से की गई थी? जिब्रेलिन फ्यूजिकोराई नामक कवक की सहायता से इसकी खोज की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होते हैं? दोनों पॉइंट याद रखना, दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के कितने अणु होते हैं? याद रखें, यहाँ पर आपको से टोटल एटीपी के अणु पूछे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे टोटल पूछे गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ये आपको बताना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के कितने अणु होते हैं। 28, 38, 36 या फिर 48। तो राइट आंसर क्या होगा? 38 होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टोटल कितने बनते हैं, तो टोटल जो एटीपी के अणु होते हैं ये कितने होते हैं? 38 होते हैं। और जिसमें से अगर आपसे पूछा आता है कि केवल शुद्ध कण कितने होते हैं, तो केवल 2 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं टोटल एटीपी के अणु कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 38 होते हैं। कितने होते हैं? 38 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं केवल शुद्ध कण, तो शुद्ध कण केवल 2 ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि उपांति भवन किस अवस्था में होता है? याद है, यहाँ पर आपको कुछ फेज दे रखी है और उसमें पूछा गया उपांति भवन किस अवस्था में होता है? पेकाइटिन में, डिप्लोटिन में, डाइकाइनेसिस में या फिर जाइगोटी में? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं उपांति भवन, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ फेज दे रखी है, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डाइकाइनेसिस होता है। ठीक है, यहाँ डाइकाइनेसिस जो फेज होती है, तो इसी में यहाँ उपांति भवन की क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, मतलब यहाँ द्विगुणित होता है, एकगुणित होता है, या फिर त्रिगुणित होता है, या फिर चतुर्गुणित होता है। ये आपसे पूछा गया है कि एक्चुअल में होता क्या है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक? n होता है, 2n होता है, 3n होता है, या फिर 4n होता है? आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, तो होता क्या है? ये होता है 2n होता है, मतलब द्विगुणित होता है। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या होता है, तो ये होता है 2n, मतलब द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यार कई बार आपसे पूछा गया एग्जाम में कि रसारोहण का संसनवाद सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? याद रखें, यहाँ पर पूछा गया है कि रसारोहण का संसनवाद सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ इसका राइट आंसर, तो याद रखिएगा रसारोहण का संसनवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था डिक्सन व जोली के द्वारा। राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा रसारोहण का जो संसनवाद सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था डिक्सन व जोली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात गणना में स्त्रियों की संख्या कितने पुरुषों की तुलना में देखी जाती है? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए कि इसमें पूछा गया लिंग अनुपात कितने पुरुषों पर निकाला जाता है। ठीक है, मतलब आप सभी को ये पता तो जरूर होगा कि जो लिंग अनुपात की गणना की जाती है ये की जाती है यहाँ 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियाँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान का कितना होता है? 1000 पुरुष पर 928 लड़कियाँ होती है। ठीक है, मतलब यहाँ की 1000 लड़के हैं उन पर कितनी स्त्रियाँ हैं? 928 है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो लिंग अनुपात की जो गणना की जाती है ये कितने पर की जाती है? ये की जाती है 1000 पर की जाती है। कितने पर की जाती है? 1000 पर की जाती है। मतलब राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर देना एक लाइक, इस वीडियो को देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से किसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है बायो फर्टिलाइजर के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं क्लेडोफोरा, स्पाइरोगाइरा, नीलहरी शैवाल या फिर ये सभी। तो आपका राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर हम बात करते हैं यहाँ जैव उर्वरक के रूप में, तो ये कैसा है? नीलहरित शैवाल का प्रयोग कैसा है? किसका प्रयोग कैसा है? नीलहरित शैवाल का प्रयोग कैसा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्वेश्चन भी यहाँ अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा आता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? स्लाइडेन स्वान के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, फिर कैमिली के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन व स्वान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन व स्वान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि एनिलिडा व मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी कौन सी होती है?
ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा दोनों की जो मध्य की कड़ी है वो कौन सी होती है, ये आपको बताना है। कटक मछली होती है, ऑक्टोपस होता है, नियोप्लेना होता है या फिर नोटिलस होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, उसी के तौर पर जैसा कि आप जानते होंगे कि सजीव और निर्जीव के जो बीच की जो योजक कड़ी होती है वो कौन सी होती है, जैसे कि वायरस होता है। ठीक है यार, हाँ वायरस क्या होता है, सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि एनिलिडा व मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी कौन सी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ, नियोप्लीना होता है। क्या होता है, नियोप्लाइना या फिर प्लीना होता है। कौन सा होता है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे जेनेटिक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो आप सभी को पता है यहाँ अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स शब्द दिया गया था बेटसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, बेटसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम केवल बेसिक को ही क्लियर कर रहे हैं, इसके बारे में जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सीरीज में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक स्पर्मेटोगोनियम से बनने वाली शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है, एक आपके पास स्पर्मेटोगोनियम है तो इससे कितने शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने शुक्राणु बनते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं एक, तो इससे बनते हैं 4 बनते हैं। कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ट्यूनिका वेजिनेलिस किस में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि ट्यूनिका वेजिनेलिस कहाँ पर पाई जाती है, फिर किस में पाई जाती है, अंडाशय में, फेलोपियन नलिका में, वृषण कोश में या फिर योनि में। तो राइट आंसर क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, तो ये पाई जाती है वृषण कोश में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ये होती है ना वृषण कोश में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि एडिसन रोग का संबंध किससे होता है। याद रखें, यहाँ पर आपसे पूछा है एडिसन रोग का संबंध किससे होता है, थायराइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से या फिर आदिवृक्क ग्रंथि से। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं एडिसन रोग, तो एडिसन रोग का जो संबंध होता है ये होता है यहाँ थायराइड ग्रंथि से होता है। किससे होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ समसूत्री विभाजन का नाम किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि समसूत्री जो विभाजन दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा, स्ट्रोसबर्गर के द्वारा, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा, फिर बेंडा के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ अगर हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन, तो यह दिया गया वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जीवाश्म की आयु की गणना किसकी सहायता से की जाती है। याद रखना, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और आपसे कई बार पूछा गया है कि जीवाश्म की आयु की गणना किसकी सहायता से की जाती है। अधिशेष कैल्शियम की सहायता से, रेडियोथर्मी कार्बन तकनीक की सहायता से, अस्थियों की संरचना के आधार पर या फिर राख की मात्रा के द्वारा। किससे की जाती है, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं जीवाश्म की आयु की जो गणना की जाती है ये किसके आधार पर की जाती है, ये की जाती है यहाँ रेडियोधर्मन कार्बन। सॉरी, दोबारा से समझिए कि यहाँ पर आपसे पूछा है आयु की गणना, ठीक है, जीवाश्मों की, तो इसकी जो गणना की जाती है ये की जाती है यहाँ रेडियोथर्मी कार्बन तकनीक के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, यहाँ रेडियोथर्मी कार्बन तकनीक के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो का देना एक लाइक, इस वीडियो का देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।